हेलो। और नेक्स्ट टॉपिक इज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। और हमने पहले बात की थी लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन में चार टाइप के पांच टाइप के आपके पास लॉज आते हैं। लॉ ऑफ फर्स्ट वन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जो पहला आपके पास है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसको लास्ट को दिया गया था लवाइजर के द्वारा। लवाइजर इज फादर ऑफ केमिस्ट्री। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लाइक एग्जांपल सिंपल सा अगर अपने पास मर्क्यूरस ऑक्साइड है, मर्करी ऑक्साइड है, एक सिंपल और एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। अगर अपने पास कार्बन है प्लस O2, कार्बन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और ये अगर CO2 बनता है, तो यहाँ पे अगर आप मास देखेंगे तो यहाँ पे इसका मास 100 है। इफ एक दिस इज 100 ग्राम, तो इनमें से कोई एक 78 ग्राम, तो सेकंड वन इज 22 ग्राम के लास्ट में। को स्पेसिफाइड एग्जांपल ले रहे हैं, तो जैसे मर्क्यूरस ऑक्साइड है, मर्करी ऑक्साइड है, इसको अगर आप हीट करते हैं दैट विल डिसोशिएट इनटू मर्करी प्लस ऑक्सीजन। यहाँ पे अगर हम स्टार्टिंग इसको 100 ग्राम लेते हैं, तो ये जो आपके पास है ये आसपास 92.7 के आसपास बनेगा और ये 74. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो दिया गया था लवाइजर के द्वारा, अगर कोई कंपाउंड है उसको अगर हम फॉर्मेशन है या फिर डिसोसिएशन है, मतलब अपने को रिएक्टेंट चाहिए एंड वी नो द प्रोडक्ट, तो ये कहता है कि रिएक्टेंट का जो मास होगा दैट विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट मास इन ए केमिकल रिएक्शन। इन ए केमिकल रिएक्शन मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। इसमें भी आई है, यहाँ पे भी 100 ग्राम टोटल को जोड़ेंगे तो रिएक्टेंट को, यहाँ पे भी आपके पास 100 ग्राम बना। तो इस लॉ को बेसिक लॉ है, तो आपने 9th क्लास में इसको स्टडी किया है। तो इसकी जो डेफिनेशंस आपके पास होंगी वो है इन ए केमिकल रिएक्शन, इन ए केमिकल, इट कैन बी फिजिकल चेंज, इन ए केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? इन ए केमिकल रिएक्शन और ए फिजिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। यानी कि रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास आपके पास इक्वल होंगे इन ए केमिकल चेंज, यानी कि मास का कोई लॉस नहीं होगा। अब सेकंड डेफिनेशन में लिख सकते हैं मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट डेफिनेशन आप बोल सकते हैं कि एक रिएक्शन के दौरान ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ ए रिएक्शन इज कंजर्व्ड, कांस्टेंट रहेगा। तो बेसिक न्यूमेरिकल आएंगे, जैसे कि आपके पास A प्लस B C है, अगर न्यूमेरिकल होंगे तो अगर कहता है कि इसका मास आपके पास 100 ग्राम है, इसका 70, तो इसका आपको कैलकुलेट करना होगा। सिंपल से दिस इज 30। ठीक है भाई। देन सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये आपके पास सेकेंड लॉ रहेगा, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये लॉ दिया गया था प्राउस्ट के द्वारा। इसको जो साइंटिस्ट ने इसको दिया था वो था प्राउस्ट, और इसकी जो डेफिनेशन बनती है ए केमिकल कंपाउंड, ए केमिकल कंपाउंड, डेफिनेशन होगी ए केमिकल कंपाउंड विल हैव, a chemical compound will have same element, will have same element, a chemical compound will have same element combined together in a fixed ratio, important word है fixed mass of elements।
फ्राउस्ट का दिया गया है कि एक जब कोई केमिकल कंपाउंड बनता है, केमिकल कंपाउंड जब बनेगा विल हैव या कंटेन सेम एलिमेंट कंबाइनिंग टुगेदर इन ए फिक्स्ड मास ऑफ एलिमेंट। उन एलिमेंट का जो फिक्स्ड मास होगा इसमें आपके पास नहीं है, यानी कि वो आपके पास क्या कहता था कि मास पे डिपेंड करेगा, और वो चीज कैसे होनी चाहिए, फिक्स मास होना चाहिए। यानी कि वो डिपेंड नहीं करता, किस पे डिपेंड नहीं करता, कहाँ से हमें मिला है, सोर्स क्या है, कैसे उसको बनाया, मेथड ऑफ फॉर्मेशन, इन सब पे डिपेंड नहीं करेगा। किस पे डिपेंड करता है, फिक्स मास के ऊपर। एग्जांपल है जैसे कि आप CO2 लेते हैं, यहाँ पे कार्बन का मास सभी को पता है 12 है, ऑक्सीजन का मास 1 का 16, 2 32 हो जाएगा, इनको आप कट करेंगे 3:8। यानी कि CO2 की फॉर्मेशन जब होती है तो कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो 3:8 होता है। ऐसे आप H2 को लिख सकते हैं 2 और 16 यानी कि 1:8, यानी कि H2 की जब फॉर्मेशन होगी H और ऑक्सीजन का रेशियो कितना होगा, 1:8, यानी कि फिक्स रेशियो है, 2:8 नहीं चलेगा, 1:9 भी नहीं होगा, 1:8 होना चाहिए, तब जाके आपके पास H2 की फॉर्मेशन होगी। तो सेकंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ए केमिकल कंपाउंड विल हैव सेम एलिमेंट कंबाइनिंग टुगेदर इन ए फिक्स्ड मास ऑफ एलिमेंट। फिक्स्ड मास होना यानी कि सोर्स पे डिपेंड नहीं करता कहाँ से हमें मिला है, मेथड ऑफ फॉर्मेशन पे डिपेंड नहीं करता कैसे हमने उसको बनाया है। तो ये आपके पास फिक्स मास में उसके एलिमेंट जुड़ेंगे तब जाके केमिकल कंपाउंड की फॉर्मेशन ये होती है। ये हमने डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड में भी देखा था। डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड में क्या लिखा था कि जो एलिमेंट्स है यानी कि उनको मिलाते तो फिक्स रेशियो में इनको हम लिखते हैं। तो ये आपके पास सेकंड लॉ रहेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नेक्स्ट जो लॉ अपने पास है वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एग्जांपल लेते हैं, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन हुआ तो आपके पास CO बन सकता है या फिर CO2 बनेगा। अगर यहाँ पे कार्बन का रेशियो देखा जाए तो मास 12, ऑक्सीजन का 16, यहाँ पे कार्बन का फिर 12, ऑक्सीजन का 32, ये चीज कॉमन होगी, 16:32 यानी कि 1:2। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं NH3N2H4, नाइट्रोजन की हाइड्रोजन साथ रिएक्शन हुई है, इन दोनों में ये कंपाउंड बने आपके पास। ठीक है भाई, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो नाइट्रोजन का मास 17, हाइड्रोजन का मास 3, यहाँ पे आप देखेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हमारे पास था, हमने डेफिनेशन देखा, जोल डाल्टन के द्वारा दिया गया है। व्हेन एलिमेंट कंबाइन, तो अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल ले कि N2 की रिएक्शन O2 के साथ हुई, N2 रिएक्ट विद O2, दो एलिमेंट, डेफिनेशन समझते हैं। व्हेन एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म, एलिमेंट N2 और O2 कंबाइन हुआ क्या बनाने के लिए, कंपाउंड। ये सारे अपने कंपाउंड बन गए, दो या दो से अधिक कंपाउंड बनेंगे इसमें। ठीक है, द मास ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट इज फिक्स्ड, जैसे कि हमने यहाँ पे इसका मास फिक्स है नाइट्रोजन का, इट कंबाइन विद अनदर एलिमेंट एंड बी एफ ए सिंपल रेशियो 2 बनाने को, उनका कैसे सिंपल होगा, तो अपने पास क्या बना 16, अपने पास यहाँ से क्या होता है 32, यहाँ से 48, यहाँ से 64, यहाँ से 80, यानी रेशियो 1:2, रेशियो 3, रेशियो 4, रेशियो 5, यानी कि सिंपल रेशियो में आएंगे एक दूसरे के। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, जो आपका इनका रेशियो आएगा लास्ट में वो आपके पास सिंपल रेशियोज में आएंगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट जो लो अपने पास है नेक्स्ट लो इज लो ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, रिचर के द्वारा इसको दिया गया था। क्या है, जैसे कि हम बोल देते हैं कि अपने पास कार्बन था और ऑक्सीजन है, कार्बन और ऑक्सीजन है, और यहाँ पे आपके पास CH2 है। सिंपल सी बात क्या है, मैं सी आपके पास तीन चीजें हैं, कार्बन, ऑक्सीजन और सल्फर। कार्बन ने ऑक्सीजन किया, कार्बन रिएक्शन किया ऑक्सीजन के साथ, और सल्फर ने रिएक्शन किया ऑक्सीजन के साथ, SO2 बना। रेशियो देखेंगे 12:32, 32 सल्फर का मास होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 है तो 32 लिखना पड़ेगा। अगर आप देखेंगे तो 32 फिक्स है, यानी कि 12:32। ठीक है भाई, 12:32 यानी कि 32 3:8 आपके पास आएगा। कब,
जब ऑक्सीजन ने एक बार कार्बन साथ रिएक्शन किया, एक बार सल्फर के साथ रिएक्शन किया। ऑक्सीजन एक एलिमेंट हमने लिया स्टार्टिंग में, उसने रिएक्शन किया एक एलिमेंट साथ दूसरे के साथ, दो कंपाउंड बने, दोनों का हमने रेशियो निकाल लिया। अब क्या करते हैं, देखो ऑक्सीजन ने दोनों साथ रिएक्शन कर लिया, अब सल्फर और कार्बन बच गए, तो सल्फर और कार्बन की जब रिएक्शन होगी तो CH2 बनता है। ठीक है भाई, कार्बन का मास 12, सल्फर का 32, 2 है तो 64, यानी कि अगर आप इनको देखेंगे तो आपके पास रेशियो आया 3:16। ठीक है भाई, तो क्या हुआ, डेफिनेशन को समझते, डेफिनेशन क्या होगी कि कोई ए एलिमेंट है वो बी और सी के साथ रिएक्शन करेगा, उनके मास का जब हम कंपैरिजन करेंगे, रेशियो निकालेंगे, और फिर किसका, बी और सी का जो कंपाउंड बना उनका रेशियो, वो आपके पास थर्ड फोर्थ ना था, सॉरी, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, मल्टीपल तो पढ़ चुके पहले, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, तो ये आपके पास बी और सी से कंपाउंड बना, अगर इनका रेशियो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा 3:8 है यहाँ से। ठीक है भाई, वहां से अपने पास 3:16 है, यानी कि 1:2, क्योंकि रेसिप्रोकल करना है, 1/2 आता है तो 1/1 और 1/2 आता है, इनको रेसिप्रोकल करना है, यानी कि 2/1 आपके पास करेक्ट आंसर होगा। ये आपके पास डेफिनेशन रहेगी कि ए एलिमेंट कंबाइन विद बी एंड सी, ए का मास फिक्स है तो सभी आपके पास है ही, और उनका जो बी और सी की रिएक्शन कराएंगे और उनका जो रेशियो निकालेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, तो आपके पास सिंपल रेशियोज में आएंगे। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, इजी लो है, सारे सारे जो डेफिनेशन है वही इनके न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे हम। ठीक है भाई, तो ये आपके पास फोर्थ ला था, लॉ ऑफ, पहला आपके पास ला पड़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, जिसको लवाइजर ने दिया था, फादर ऑफ केमिस्ट्री लवाइजर है। सेकंड लॉ था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, उसको दिया गया था प्रोस्ट के द्वारा। थर्ड लॉ था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, उसको दिया था जोल डाल्टन ने, डाल्टन की थ्योरी पढ़नी चैप्टर में अपने को। और फिर फोर्थ लाइन लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, इसको रिचर के द्वारा दिया गया है। चारों लॉज की डेफिनेशन बड़ी इजी है, डेफिनेशन समझ में आ गई तो आप न्यूमेरिकल्स भी इनके इजीली कर पाएंगे।